हेलो मेरे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल्ड ब्राइड ऑफ डेविल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि मिस्टर एडी का ईगो हर्ट कर दिया था उनके फ्रेंड ने, जिसकी वजह से अब उन्हें मेंशन तो जाना ही पड़ता। वो अपनी बीवी को फेस कर पा रहे हैं या नहीं, ये तो उन्हें भी चेक करना ही था। लेकिन अचानक से मौसम भी उनके दिल की तरफ बगावत कर रही थी। पता नहीं क्यों अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से तड़क भड़क शुरू हो गई थी बादलों के बीच में। कभी हवा जोर से चलना शुरू हो जाती तो कभी एकदम से ठंडी पड़ जाती। और इसी तरह से अभी मिस्टर एटी भी अपने हाथ में रूबिक्स क्यूब लिए हुए उसे इधर उधर घुमा करके न जाने क्या सोच रहे थे। जैसे ही उनका पहला कदम जमीन पर पड़ा था, वैसे ही ऊपर से काफी जोर से बारिश शुरू हो गई थी। जिस जगह पर उनकी गाड़ी पार्क होती थी, उस जगह से अपने मेंशन के अंदर जाने में थोड़ा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से जब तक वो अंदर पहुंच पाते उनके कपड़े हल्के फुल्के भीग चुके थे। अंदर का माहौल अजीब था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शादी का घर है। और ना तो कोई एक्स्ट्रा लाइट्स, ना कोई एक्स्ट्रा सजावट, सब कुछ बिल्कुल सिंपल। हाँ, लेकिन इस टाइम तक उनके कमरे को पूरी तरह से सजा दिया गया था, जिसके बारे में एडी साहब को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मुदित और जिया ने मिल करके कमरे को डेकोरेट किया था। वैसे तो उन दोनों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुदित ने ही फोर्स किया था कि कम से कम चाची चाची का रूम एक दिन के लिए तो थोड़ा स्पेशल और यूनिक लगे। सुहाग रात है उनकी। उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी कि अचानक से एडी साहब यहाँ पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आराम से संगीता यानी कि उनकी बड़ी भाभी अपने हस्बैंड से बातें करते हुए आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। और उन लोग की गॉसिपिंग का टॉपिक हमेशा एडी ही हुआ करते थे। फिलहाल तो उनकी बीवी भी बन चुकी थी उनका टॉपिक। क्या ज़रूरत थी अचानक से शादी करवा दी आपने उसकी। उससे ज़रा भी फर्क पड़ रहा है? शादी से भी बिल्कुल चेंज नहीं हो पाया वो। तभी उनके हस्बैंड की आवाज़ धीरे से उनके कानों में पड़ती है। उसकी जितनी कमज़ोरी होगी उतने हम ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। और और ये बोलते बोलते अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ पड़ती है। वैसे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन इस वक्त जिस शख्स की टक टक की आवाज़ यहाँ सारे माहौल को एकदम से ठंडा कर रही थी, श्री जी के लिए इतना ही काफ़ी था। वो एकदम से शांत पड़ गए थे, और साथ ही उनकी बीवी भी। और बस धीरे से खुद से ही कहती हैं, शैतान के बारे में सोचा और शैतान हाजिर। कमरे में इस वक्त वैष्णवी, जो कि अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए धीरे से उसे कान पर लगाए हुए किसी की बातें सुन रही थी, क्योंकि वैसे भी वैष्णवी को ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं थी उसकी माँ के सामने। दूसरी तरफ से उसकी माँ उसको लगातार कुछ समझाए जा रही थी। उस परिवार में एक गलती और लोगों की जान चली जाती है, तो याद रखना, अगर कोई भी गलती की और तुम्हारी जान गई ना, तो मुझे अफसोस तो ज़रा भी नहीं होगा, लेकिन मेरा लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और अपने पापा के बारे में तो तुम ख्याल कर ही रही होगी। मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं लग रहा होगा अपने बाप के बिना। और हाँ, बिल्कुल वैसा ही हाल तुम्हारे बाप का भी है यहाँ पर। बड़े चिंतित हैं वो तुम्हें लेकर। पता नहीं कैसे रख रहे होंगे तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें। इतने खतरनाक परिवार में शादी तो करा दी है तुम्हारी, लेकिन अब घबराहट तो होगी ना तुम्हारे लिए। इस तरफ से वैष्णवी की एक बस धीरे से आवाज़ उनके माँ के कानों तक पहुंची थी। आ, आपने जानबूझकर मेरी शादी ऐसे घर में करवाई है। आपको पता है ये लोग बहुत खराब है माँ। ये बहुत 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 ज़्यादा डरावने लगते हैं मुझे। और जिससे शादी हुई है वो तो हमें देखते भी नहीं हैं। आप आप कहिए ना पापा से मुझे ले जाएं यहाँ से। इस बात पर उसकी माँ हल्का मुस्कुराते हुए पूछती हैं, तुम्हें ले जाएंगे और क्यों? तुम्हें इस घर में ज़्यादा मज़ा आता था क्या? अच्छा, तुम्हें लगता है कि वहाँ पर तुम्हें इससे भी ज़्यादा रूड पनिशमेंट मिलेगा? खैर कोई बात नहीं, सह लेना। ये सुनते ही वैष्णवी कहती है, नहीं, हमें पनिशमेंट का खौफ नहीं है, पर मैं किसी के साथ ऐसे नहीं जीना चाहती। वो मेरा इस्तेमाल कर लिए तो मैं मैं उनका खिलौना नहीं बन सकती। उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं वापस आ जाती। लेकिन तब तक ज़ोर से उसकी माँ से डांट लगाते हुए कहती है, वापस आने का तो नाम मत लेना तुम। जीना है तो वहीं जियो, मरना है तो वहीं मरो। ससुराल है तुम्हारा, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई थी, क्योंकि इस वक्त उनके ठीक सामने नीतीश यानी कि वैष्णवी जी के पापा खड़े थे। और वो बहुत ही सख्त तरीके से अपनी बीवी को देख रहे थे। तुरंत ही फ़ोन उनके हाथ से छीनते हुए कहते हैं,
बेटा, कोई दिक्कत है तुम्हें? ये सुनते ही इस तरह से वैष्णवी की आंखों से आंसू गिर गए थे। वो अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, और आप भी ठीक रहिएगा। माँ तो बस समझा रही थी कि नए नए तरीके से कैसे संभालते हैं ससुराल, और कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर वैष्णवी बेखौफ होकर बातें कर रही थी। उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसके ठीक पीछे कोई खड़ा होकर के उसे सुन रहा है। और जैसे ही उसने पापा शब्द बोला था अपने मुंह से, एकदम से अचानक से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया गया था। और जिसके हाथ में वो फ़ोन गया था, वो ज़ोर से पहले तो फ़ोन को पटकने वाले थे, लेकिन उसे पटकते पटकते रह जाते हैं, क्योंकि जो नाम अभी लिखा हुआ था उस नाम से अजीब से चिढ़ थी। अचानक ही वैष्णवी भी पीछे मुड़ कर के देखी थी, और यहाँ पर अपनी नज़र उठा करके देखने का मतलब था कि सामने ऑब्वियसली उसके हस्बैंड ही हो सकते हैं, मिस्टर एडी, जो अपने आंखों से लगातार उसे घूर रहे थे और साथ ही फ़ोन को। और फिर अभी वैष्णवी कुछ एक्सप्लेन कर पाती वो खुद ही पूछ लेते हैं, किससे बातें हो रही हैं? वो धीरे से जवाब में कहती है, पा माँ पापा से बात कर रही थी। और ये बात उसने अपने चेहरे को नीचे झुका कर कहा था। फ़ोन को वो देख पाते और उनका दिल चाह रहा था कि वो उसे तोड़ करके टुकड़े टुकड़े में बिखेरते, लेकिन ये काम वो वैष्णवी के हाथ से करवाते। वो अपनी थूक अटकते हुए अपने गुस्से को भी अपनी थूक के साथ जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लिए थे, और अपनी नज़रों को हल्का नीचे करते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे के बहुत ही करीब लाकर उसके चिन को अपने उंगलियों से उठाते हुए कहते हैं, देशमुख मैंशन में मेरे बिना परमिशन के सांस लेना भी अलाउड नहीं है किसी को। तुम बात करने लगी? परमिशन किसने दी तुम्हें? ये सुनते ही वो अपनी नज़रों को उठा करके अपने पति जी के सामने ऐसे देख रही थी कि आखिर ये इंसान उससे किसी से बात करने से भी कैसे रोक सकते हैं। वो अपने माँ पापा से ही तो बात कर रही थी। अब तक उन्हीं की गुलाम बनकर रह गई थी वो, और इस वजह से उसे नहीं पता था कि माँ पापा के अलावा किसी और की भी इतनी बातें माननी होती हैं। लेकिन हाँ, उसकी माँ ने समझा कर तो भेजा था कि अगर बात नहीं मानोगी तो फिर सज़ा तुम खुद भुगतोगी। वो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, आज के बाद नहीं कर। उसने इतना बोला ही था कि तभी मिस्टर एडी, जो अपने चेहरे पर हल्का स्माइल लिए हुए, कहते हैं, तुम आज के बाद कर भी नहीं पाओगी, जला दो इसे। ये सुनते ही वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी जहाँ नाम दिखा रहा था, कल्याणी। और एडी ने भी उसी तरफ देख कर के बात कहा था। कि देखते ही वो एकदम से अपनी थूक अटकते हुए पूछती है, जला जला दूँ? वो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, जला दो। और इतना घबरा क्या रही हो? फिलहाल तो मैं सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए कहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ या पापा को जलाने की बात कर रहा हूँ तो अभी नहीं, उसका वक्त अभी आया नहीं है, जाओ। और ये बोल करके वो काफ़ी ज़ोर से उसके हाथ में फ़ोन थमा दिए थे। वो एकदम से अपने चेहरे को नीचे झुका कर के इधर उधर लाइटर ढूंढ रही थी, या फिर माचिस ही उसे मिल जाता, लेकिन उसे कमरे में थोड़ी ना ये सब जलाने का परमिशन मिलता। थोड़ी देर लहजे में उनकी आवाज़ फिर से वैष्णवी के कान में पहुंचती है, नीचे जाकर जलाओ इसे, और तब तक वापस ना आना जब तक ये पूरी तरह से पिघल ना जाए। चुपचाप वो नीचे जाकर के अब अपने फ़ोन को पेट्रोल डाल करके जलाना शुरू कर दी थी। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये परमिशन थी तो उसे पूरा तो करना ही था। सारे लोग देख रहे थे उसे अजीब तरीके से कि आखिर ये बाहर कहाँ जा रही है। तब तक जिया की माँ, जिसका नाम शोभा था, वो अचानक ही आकर के वैष्णवी को रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम बहुत खराब है, इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है, कुछ हो जाएगा तुम्हें तो। लेकिन वो अभी अपने दुल्हन वाला ही लिबास पहने हुए अपने चेहरे को धीरे से झुकाए हुए कहती है, फ़ोन चलाना है, उन्होंने कहा है। ये सुनते ही शुभा भी उनसे अलग हो गई थी और अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, ठीक है जाओ फिर। क्योंकि अब यहाँ पर मिस्टर देशमुख यानी कि इस घर के सबसे छोटे बेटे की बात कोई टाल पाए, इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी। और अगर उनका ऑर्डर है तो फिर तो मानना ही था। बाहर जाकर कि वैष्णवी तब तक उस फ़ोन को देखती रहती है जलते हुए, जब तक वो पूरी तरह से अब पिघल नहीं गया था। वो प्लास्टिक जो पूरी तरह से पिघल कर अब अपने राख वाले अस्तित्व में आने ही वाला था, तब जाकर के फाइनली वो अपने आप को संभालते हुए ऊपर पहुंचती है। और जैसे ही अभी वो हल्का फुल्का भीगे हुए अपने कमरे तक पहुंच पाई थी, दरवाज़ा खोलते ही उसके ठीक सामने जो नज़ारा था वो एकदम से उससे घबरा गई थी।
अब मिस्टर एडी भी पूरी तरह से भीग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें शर्ट तो निकालना ही था। उनका कमरा था, वो निकालते या कुछ भी करते, उनकी मर्जी। लेकिन ये देखकर कि वैष्णवी को एकदम से रहा नहीं जाता। अंदर तो वो पहुंच गई थी, लेकिन तभी वो एकदम से पीछे की तरफ घूम करके जाने तो वाली होती है, लेकिन धड़ाक से उसका सर लड़ा था दरवाजे पर। धड़ाक की आवाज़ के साथ उसके मुंह से एक और आवाज़ निकलती है, आह आउच महादेव, ओ लग गई। इरिटेट तो बहुत की थी, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं और अपने काम में जाकर के बस अपने लैपटॉप को लेकर के अपने गोद में बैठ चुके थे, पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए। 1 घंटे वैष्णवी की नज़र इस वक्त अपने हस्बैंड पर ही टिकी हुई थी कि क्या वो कोई और नया ऑर्डर उसे देंगे या फिर उसे क्या करना है अब। कभी वो उनके पैर की तरफ देखती, जो कि अभी इधर उधर, कभी वो उनके पैर की तरफ देखती तो कभी उनके हाथ की तरफ, कभी उनकी आंखों की तरफ, जो अभी अचानक से कभी गुस्से में तिलमिला करके छोटा हो जाता तो कभी शांत पड़ जाता। उनके माथे की शिकन, उनके बियर्ड, उनके होंठ और उनकी उंगलियां, जो कि लगातार लैपटॉप के कीबोर्ड्स पर टैप हो रही थी, उन्हें इस तरह स्कैन करते हुए। अब ये बात तो एडी को समझ में आ ही रही थी कि वो आखिर कर क्या रही है, जिसकी वजह से वो अपनी नज़र को अपने ठीक बगल में करते हुए उसी लड़की की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तुम क्या रात भर मुझे देखती रहोगी? सोना नहीं है तुम्हें? वो धीरे से कहती है, मैं सोच रहा हूँ। अब कहाँ? लेकिन पहले तो वो अपने सामने खड़ी इस लड़की के कपड़ों को देखे थे, जो कि अब तक उसने बदले ही नहीं हैं। और वो लैपटॉप को साइड में हटाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वहाँ क्लोजेट है, जाकर के कपड़े लो और नहाओ। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे गंदगियाँ पसंद नहीं है। तुम्हें दिन में 3 बार नहाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आई बात? वो वहाँ मिला करके क्लोजेट से कपड़े निकालती और बाथरूम की तरफ चली गई थी। वैसे ही उसे इस आदमी की शक्ल नहीं ही देखनी थी। अच्छा था कि वो बाथरूम में ही रह ले, उसका बस चलता तो बाथरूम में ही सो जाती वो। एक तरफ यहाँ शांत सी वैष्णवी, वहीं दूसरी तरफ अपने एक खून को जैसे तैसे खौलने से बचा करके अपने हाथ को लगातार पंच बना करके वो अपने ही बेड पर मारी जा रही थी और लगातार अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। एक नंबर से मैसेज जो लगातार इशिता को परेशान कर रहा था काफ़ी वक्त से, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो अपने 2 फिंगर को लेकर के अपने फोरहेड पर रब करते कहती है, ये कमीना है कौन? इसको डर नहीं लग रहा मुझसे? वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट ऋत्विक को कॉल करती हैं। दूसरी तरफ से फ़ोन बहुत ही जल्द पिकअप हो गया था, जैसे कि अगर 1 सेकंड देरी होती तो यहाँ इशिता उसकी जान ले लेती। वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहता है, मैम इतनी रात में, इज़ एवरीथिंग फाइन? इस तरफ से इशिता गुस्से में कहती है, 11 लोगों की टीम लगा रखी है, एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे तुम लोग। नंबर भी दे रखा है, लेकिन फिर भी उसकी लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं हो रही है? ये सुनते ही ऋत्विक, जो अपनी धूप गटकते हुए सामने लैपटॉप की तरफ देखता है और फिर धीरे से कहता है, मैम मैं तो अभी अकाउंट्स का काम कर रहा था, लेकिन प्रिया को मैंने बोला है, वो लोग काम कर रहे हैं मैम। क्या करें मैम, पता नहीं हैक ही नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हम कोशिश कर रहे हैं मैम। ये सुनते इशिता गुस्से में कहती है, ये तुम्हारी जो कोशिश है ना, बहुत वक्त लगा रही है। इससे पहले कि मेरा सब्र का बांध टूटे, मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो इंसान कौन है। मुझे मैसेज करने की हिम्मत कैसे हो रही है इसकी? डर नहीं लग रहा है इसे मुझसे? ये बोलकर के इशिता ने फ़ोन कट कर दिया था। यहाँ कमरे में इशिता अपने काम में दोबारा से लग चुकी थी। तब तक उसकी ऐसी आवाज़ सुनते हुए उसकी माँ थोड़ा घबरा गई थी और वो धीरे से दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ आती हैं और अपने हाथ में प्लेट लेकर के उसके ठीक सामने बैठते हुए कहती हैं, ज़्यादा गुस्सा ना हो तो खाना खाओगी क्या? मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। ये सुनते ही इशिता, जो अपने लैपटॉप में देखते हुए कहती है, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, आप खा लीजिए। और आप इतनी लेट तक जग क्यों रही हैं, सोना नहीं है आपको? ये सुनते ही वो हल्का स्माइल करते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? भूल गई? ये सुनते ही इशिता, जो अपनी भावे को सिकोड़ते हुए पूछती है, क्या भूल गई मैं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ भूली हूँ। क्या हुआ? यह सुन करके वो अपने हाथ में फ़ोन लेकर के इशिता को दिखाते हुए कहती हैं, अरे यार तुम कैसे भूल सकती हो? मेरा मेरा एनिवर्सरी है आज, मैरिज एनिवर्सरी। तुम मुझे विश नहीं करोगी इशिता? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे गिफ्ट वगैरह दोगी और तुम तो कि। ये सुनते ही वो अपने हाथ में फ़ोन पकड़ी थी अपनी माँ का, जो अभी उसे कुसुम जी ने थमाया था, और वो एनिवर्सरी की डेट देखती और साथ ही वॉलपेपर में
अपनी माँ के साथ एक अजीब से शख्सियत को। कहने के लिए तो वो उसके बाप थे, मगर उस फोटो को देखकर ही वो तुरंत ही फ़ोन को एक साइड में फेंक दी थी। लेकिन ये एक्शन गुस्से का तो बिल्कुल नहीं था। वो थोड़ी घबरा सी गई थी और तुरंत ही अपने माँ के हाथ से प्लेट को साइड में टेबल पर रखती और ज़ोर से अपनी माँ को हक करते हुए कहती है, "अम, मैं भूल गई थी शायद। आपने बताया क्यों नहीं, याद क्यों नहीं दिलाया मुझे? और फिर मेरे दिमाग से वो काम बहुत होता है ना।" उसकी आवाज़ में इस तरह की घबराहट हमेशा देख पाती थी उसकी माँ जब भी वो अपने पापा के बारे में सुनती या उन्हें देख लिया करती थी तो। कभी उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता तो कभी इस तरह की शिकन जो कि उसे अंदर से कांपने पर मजबूर कर देता। कुसुम जी प्यार से उसे गले लगाते कहती हैं, ईशु अब तुम बड़ी हो गई हो, इतना क्यों सोचती हो? और वो तुम्हारे पापा हैं बेटा। ये सुनते ही ईशु एकदम से अपनी माँ से दूर होते हुए कहती है, मुझे शावर लेना है, मैं जाती हूँ। मैं अभी मुझे काम काम भी है। खाना बाद में खा लूँगी। और हाँ, आप भी दवाई खाकर सो जाइए। और कब तक खुद को अकेला रखने वाली हो तुम? और कब तक स्ट्रांग बन कर के मुझे दिखावा करने वाली हो तुम? कितने बार कह रही हूँ उस लड़के से जाकर मिल आओ। इंटरेस्टेड है वो तुम में, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुननी ही नहीं होती है तुम्हें। अगर अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्यार है तो सुन लो, तुम जाकर के मिल आओ उस लड़के से। सुन रही हो तुम? नहीं, इशिता सुनने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत ही भाग गई थी बाथरूम के अंदर। और बाथरूम के अंदर वो कोई शावर लेने नहीं, लेकिन खुद के इमोशंस को अब और ज़्यादा उससे शायद छुपाया नहीं जा रहा था, जिससे वो शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई थी और कांपते हुए रोना शुरू कर दी थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए अपने आप को सांत्वना दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा और वो सब कुछ हैंडल कर सकती। वो बहुत स्ट्रांग है, इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है उसके साथ, फिर इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी और इतना अकेलापन क्यों महसूस होता रहता है उसे? नहीं, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। माँ के सामने कमज़ोर नहीं बन सकती मैं। अगर वो माँ के सामने कमज़ोर बनती तो शायद उसकी माँ भी बेबस हो जाती और उन्हें बुरा लगता, तकलीफ़ होती, और वो अपनी माँ को कभी तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। उसे ज़बरदस्ती शांत होना पड़ता है और जैसे तैसे करके वो अपने कपड़े को पहनते हुए आराम से बाहर की तरफ निकल गई थी। लेकिन उसकी माँ भी कम ज़िद्दी थोड़ी ना थी। वो भी बाहर उसका कमरे में इंतज़ार कर रही थी बैठे हुए। वहीं उसकी माँ आराम से काउच पर बैठे हुए इशिता के बचपन के सारे तस्वीरों को देख रही थी। और जैसे इशिता उनके ठीक सामने पहुंची थी, वो तस्वीरों को एक साइड में रखते हुए पूछती हैं, बड़ी हो गई ना मेरी बेटी? सब कुछ छुपाने लगी है मुझसे? इधर आओ। बिना एक और बार अपनी माँ की कोई बात सुने वो ज़ोर से जाकर के अपनी माँ के गोद पे अपना सिर रख कर के नीचे बैठ गई थी और प्यार से उनके हाथ को अपने सर पर धीरे धीरे खुद ही रखते हुए कहती है, आप ऐसे सुला दिया करिए मुझे, कभी कभी नींद नहीं आती है। ये सुनते कुसुम जी कहती हैं, कभी कभी या हमेशा तुम्हें नींद नहीं आती है? स्लीपिंग पिल्स का डब्बा देखा था मैंने ट्रैश कैन में बेटा। बहुत झूठ बोलने लगी हो मुझसे। खैर, आने दो तुम्हारे पति को, वो ही संभाल पाएंगे अब तुम्हें। पति के नाम से अजीब सी चिढ़ थी इशिता को। ऐसा लगता था जैसे कि पति शब्द का मतलब ही कुछ ऐसा होता है जो उसे बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में तो नहीं चाहिए। लेकिन अब किस्मत क्या करने वाली थी उसके साथ, उसे भी कहाँ अंदाज़ा था। वहीं देशमुख मेंशन में, चाहे यहाँ पर माहौल कैसा भी हो, लेकिन जिया, मुदित और शोभा जी मिलकर के माहौल को बना ही देती थी। एक तरफ यहाँ वैष्णवी लगभग आधे घंटे का शावर लेने के बाद जैसे तैसे करके बाहर निकली थी। मौसम ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से शावर का पानी भी काफ़ी ज़्यादा उसे ठंड का एहसास करा रहा था। उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। गीले बालों के साथ उसने पूरे कपड़े पहन लिए थे, जिसकी वजह से बालों का पानी जो उसके कपड़ों को पूरी तरह से भिगो रहा था। न जाने क्यों, गलती सही सही, मगर यहाँ पर उनके पति जी की नज़र उन पर पड़ ही जाती है। लेकिन वो तुरंत ही अपनी नज़र को दूसरी तरफ कर लिए थे, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे अपनी बीवी जी को। वो अपने दिमाग में खुद से ही बातें कर रहे थे, नहीं, अच्छी बात नहीं है इसे देखना। और वैसे भी अगर मैं देख लूँगा तो मुझे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, लेकिन क्यों ही देखना है। मगर तब तक अचानक ही एक ज़ोर के बादल कड़कने के साथ ऐसा लगा था जैसे बिजली ही यहाँ ज़मीन पर गिरी हो। लाइट अचानक से जा चुकी थी और देशमुख मेंशन में लाइट कभी नहीं जाती थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था।
कमरे के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो आराम से वैष्णवी जो अपने बालों को सुखाने की कोशिश में लगी हुई थी, वो एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी स्टैचू बनकर। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ आगे बढ़े। वहीं यहाँ पर मिस्टर देशमुख अपने हाथ में फ़ोन पकड़े टॉर्च को ऑन करके इधर उधर देख रहे थे। और जैसे ही अभी वो अपने बेड से उतरते उतरते सामने की तरफ थोड़ा ही दूर आगे बढ़े थे, लेकिन तब तक जाकर के वो किसी से ज़ोर से टकराए थे। और उस टकराहट में उनको तो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन जिससे वो टकराए थे वो पूरी तरह से अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गया था। पीछे की तरफ अभी उनकी बीवी जी गिर पाती, लेकिन तब तक उन्होंने संभाल लिया था। लेकिन उनको संभालने के चक्कर में बेचारे का फ़ोन नीचे धड़ाम से गिरा था। फ़ोन गिरते गिरते टॉर्च भी अपने आप बंद हो चुका था और साथ ही यहाँ पर उनका फ़ोन भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। लेकिन वैष्णवी को उन्होंने बचा लिया था। प्यार से अपने एक हाथ को उनके हाथ पर रखे और अचानक ही उन्हें अपनी तरफ जोर से खींच करके थोड़े गुस्से में कहते हैं, खुद को जब संभाल नहीं सकती तो एक जगह पर खड़ी रहती ना, चलने की क्या ज़रूरत थी। इस पर वैष्णवी जी धीरे से बोल ही देती हैं, मैं तो अपनी जगह पर खड़ी थी, आप ही थे जो टकरा गए। आपके हाथ में तो फ़ोन का टॉर्च भी था, फिर भी टकरा गए। वो इतनी खुसर पुसर ये बात बोल रही थी कि उनको कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जब तक वो फ़ोन उठा पाते वैष्णवी फिर से आगे बढ़ने का सोचती है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ। लेकिन जिस तरफ अभी उसने अपना पैर रखा ही था, गलती से उसका पैर यहाँ उसके पति के हाथों पर रखा गया था, जो कि अभी तक अपने फ़ोन को लेने की कोशिश में अपने हाथ को ज़मीन पर रखे हुए थे। और उसे अंदाज़ा नहीं होता और वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिर ही गई थी। फ़ोन को तो उन्होंने कुछ नहीं होने दिया था, लेकिन इस बार वो अपनी बीवी को नहीं बचाने वाले थे। बेचारी गिर करके अपने कमर पर हाथ रख करके कराह रही थी और फिर धीरे धीरे खुद ही उठती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ अपने हाथ को लगातार हैंडल पर घुमाते हुए मिस्टर देशमुख जो काफ़ी गुस्से में चिल्ला रहे थे, फिर से दरवाज़ा किसने बंद किया। लेकिन अब उनको कोई आवाज़ नहीं आती। फ़ोन भी उनका शायद पूरी तरह से अब डेड हो चुका था। लाइट थी नहीं जिसकी वजह से वो फ़ोन चार्ज कर सके, और बाकी के फ़ोन उनके स्टडी में थे, जो कि ऑब्वियसली इस कमरे में तो यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। उसके लिए दूसरा दरवाज़ा लगा हुआ था, और वो दरवाज़ा वो कैसे खोलते, वो तो इस कमरे के अंदर बंद हो चुके थे। एक तरफ यहाँ वैष्णवी का दिल धक 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 कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अपनी मुट्ठी को कसे हुए मिस्टर देशमुख अपने फोरहेड को लगातार अपने हाथों से रब कर रहे थे कि ये जिसकी भी हरकत है उसकी तो आज शामत आने वाली है, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी इतने पर उनके परिवार वाले रुकने थोड़ी ना वाले थे। सुहाग रात थी उनकी, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते। आराम से ये सारी हरकत करने के बाद अब धीरे धीरे कुछ गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब वैष्णवी को सिर्फ एक तरफ का थोड़ा सा नज़ारा दिख रहा था जहाँ हल्की फुल्की लाइट है, और वो था बालकनी का दरवाज़ा। बाहर से तूफानी हवा चल रही थी और उसके साथ ही ज़ोरदार बारिश। उसी में वैष्णवी ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल दिया था बालकनी के, जिससे कर्टन्स पूरी तरह से अब इधर उधर उड़ना शुरू हो गए थे और उसके साथ ही उसके गीले गीले बाल भी। लेकिन वैष्णवी को यह मौसम कुछ ज़्यादा ही पसंद था, जिसकी वजह से वो तो आराम से आकर के बालकनी में ही खड़ी हो गई थी। यहाँ एक तरफ लगातार वो फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करती, तो कभी लैपटॉप से कनेक्ट करने की कि कोई तो उनकी आवाज़ सुन पाए और उनकी बात सुन पाए और तुरंत ही लाइट भेजे। वो ज़रूरी काम कर रहे थे इस वक्त। और यहाँ उनकी बीवी जी, जो कि अभी तक तो बड़ी चुपचाप बड़ी सीधी सिद्वक लग रही थी, हर बात पर उनको ओबे कर रही थी, और अचानक से बिना उनके परमिशन के इस तरह से बालकनी खोल करके बाहर भाग गई। अरे इस वक्त तो उसे मदद करनी चाहिए थी अपने हस्बैंड की, लेकिन यहाँ तो वो और ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। जिस तरह से पानी की बौछार अंदर मार रही थी, उसकी वजह से अब धीरे धीरे करके मिस्टर एडी का लैपटॉप भी भीग रहा था। उन्हें लैपटॉप को ज़बरदस्ती बंद करना पड़ता है, और साथ ही वो काफ़ी गुस्से में बालकनी की तरफ आते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और बिना परमिशन के तुम यहाँ कैसे आई। तभी वो धीरे से कहती है, अगर हम यहाँ से आवाज़ लगाएंगे किसी को तो कोई सुन लेगा ना। ये बोलते ही जैसे अभी वो नीचे की तरफ देखी थी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। वो बालकनी की तरफ देख करके धीरे से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, तुम वहीं पर रहना पसंद करोगी, एक काम करो, रात भर वहीं पर रह लो तुम। जैसे ये बोल करके अभी उसके हस्बैंड मिस्टर देशमुख जी दरवाजे को बंद कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो जल्दी जल्दी भाग कर अंदर आते हुए कहती है, वो मुझे लगा कि बाहर थोड़ी रोशनी है ना, तो कुछ कुछ दिख जाएगा, वरना आप भी मुझे नहीं देख पा रहे थे और मैं भी आपको नहीं देख पा रही थी।
ये सुन कर के वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, तो तुम्हें मुझे देखना ही क्यों है? ये बोलते बोलते अभी उनकी नज़र जो कि वैष्णवी के चेहरे पर टिकी हुई थी, बाहर की हल्की हल्की रोशनी से उसका चेहरा नज़र तो आ रहा था लेकिन बहुत ही हल्का। चेहरे हल्के नीचे की तरफ थे और साथ ही बालकनी से जिस तरह से ठंडी हवाओं के साथ ज़ोर ज़ोर से बौछार आ रही थी और उसकी वजह से दोनों के कपड़े भीग रहे थे। अब मिस्टर रेडी उनको हाथ तो नहीं लगाने वाले थे, जिससे वो बस उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर दिए थे और धीरे से कहते हैं, फॉलो मी। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। पूरी भीग गई तुम, और साथ में मेरा कमरा भी ख़राब कर दी। आइंदा से अगर मेरे बिना परमिशन के तुमने कर्टन भी खोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अभी तो वो गए थे अपनी बालकनी के इस कांच के दरवाजे को बंद करने के लिए, लेकिन शायद वो दरवाजे भी आज मूड में नहीं थे बंद होने के। यहाँ दरवाज़ा जाम पड़ गया था और साथ ही बाहर से अब धीरे धीरे करके आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और अब ये आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि दोनों को इस कमरे में अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। हो तू अगर सामने हो कैसे मैं खुद को रख पाऊँ होश में, डरता है दिल खता ये कर बैठे ना मोहब्बत के जोश में। बदला बदला है मौसम, पिघला पिघला है यौवन, जागे जागे है अब एहसास। बहकी बहकी है रातें, महकी महकी है सांसें, रहना रहना तो दिल के पास। कितना ऑकवर्ड मोमेंट बन रहा था उन दोनों के बीच, ये सिर्फ वही दोनों समझ सकते थे और मिस्टर रेडी तो कुछ ज़्यादा ही समझ पा रहे थे। ये कैसी अजीब हरकतें हैं और कौन चला रहा है ये गाना, वो भी ऐसा गाना ऐसे मौसम में। मिली भगत तो थी ये, लेकिन किसकी किसकी थी ये बारे में वो जान ही जाते अपने कैमरे के थ्रू, और कल क्या होने वाला था सबके साथ ये तो वो खुद भी नहीं जानते थे। जैसे तैसे करके अब वो अपने बेड पर आकर के बैठ चुके थे और अपने कपड़े की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये भी गीला हो गया। और घूरते हुए वैष्णवी की तरफ से डांट लगाते हुए कहते हैं, जाकर मेरे लिए कोई दूसरा टी शर्ट लेकर आओ, ये पूरा ख़राब करवा दिया तुमने। लेकिन उसकी क्या गलती थी, उसने थोड़ी ना कुछ किया था। अब वो आराम से बालकनी में गई थी तो पीछे पीछे इनको आने की क्या ज़रूरत थी। वो चुपचाप जाकर के उनके लिए अब टी शर्ट निकाल तो चुकी थी, लेकिन कौन सा निकालना था ये थोड़ी ना पता था उसे। लेकिन यहाँ पर तो उसे कोई ठीक ठाक टी शर्ट भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने बस हैंगर को अपने हाथ से पकड़ा और फिर हल्का फुल्का कपड़े को टच करके फाइनली वो ले आ करके उसे उनके बगल में रख देती है। अब उन्होंने भी अपने शर्ट को उतार करके एक साइड में रख दिया था, लेकिन जैसे ही अभी वो उसे पहनने जाते उन्होंने देखा था कि ये टी शर्ट नहीं बल्कि उसने उन्हें ट्राउज़र दे दिया है। उस ट्राउज़र का कपड़ा इतना सॉफ्ट था कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये टी शर्ट है या फिर कुछ और अब शायद बाहर भी कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अब दोबारा से लाइट आ चुकी थी। कमरे में दोबारा अब रोशनी आ चुकी थी, जिसकी वजह से जैसे वैष्णवी अपने सामने की तरफ देखी थी, रोशनी आते ही उसे फिर से वही नज़ारा दिखा था जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने सर को लड़ा लिया था यहाँ के दरवाजे से। कितने बार नंगू पंगू देखना पड़ रहा इन्हें। वो तुरंत ही पीछे मुड़ करके अपनी आंखों पर अपना हाथ रख ली थी, लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने ट्राउज़र को एक साइड में फेंकते हुए कहते हैं, उधर क्या देख रही हो, जा करके टी शर्ट लेकर आओ मेरे लिए। वो खुद से कहती है, कितने आलसी हैं ये एक काम खुद नहीं करते हैं, सारा काम मैं ही करूँ इनका। जब मन चाहे तब शर्ट उतार देते हैं, बेशरम कहीं के। वो सिर्फ ये सारी बातें मन में बोल सकती थी। वो जैसे तैसे करके एक टी शर्ट तो ढूंढ ली थी और उसे बिना उनकी तरफ देखे ही उनके हाथ में थमा देती है। मिस्टर ईडी को भी इससे कोई खास लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से वो भी चुपचाप अपने कपड़े को पहनते और अपने लैपी में लग चुके थे। आसपास का ये फूल और नज़ारा देख कर के उन्हें गुस्सा आ रहा था और सामने लगे हुए इस वेडिंग नाइट के अजीब से बोर्ड को देख कर के तो उन्हें मन कर रहा था कि उसे फाड़ कर फेंक दें। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो ये सारी सफाई अपनी इस सो कॉल्ड बीपी से ही करवाते। वो खुद क्यों करते ये सब कुछ। अभी वैष्णवी अपने कपड़े को सुखाने के लिए टॉवेल को अपने हाथों से उठाई थी, लेकिन तब तक एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है जो कि आवाज़ के साथ साथ बिल्कुल कमांडिंग टोन की तरह लग रही थी। ये जितना भी फ्लोर गीला हुआ है इसे तुरंत ही ड्राई करो, मुझे गीले फ्लोर पसंद नहीं है। बेचारे का बाल भीगा हुआ था इस वक्त और अभी वो नहा कर भी आई थी। थोड़ा देर भी उसे क्या रेस्ट करने का मौका नहीं मिल सकता।
लेकिन ठीक है, उसे तो आदत ही ये सारे काम करने की, जिसकी वजह से वो बिना देरी किए तुरंत ही मॉप को ले आते हुए अपने हाथ से उसे ड्राई करना शुरू कर दी थी। लगभग 45 मिनट लग गए थे पूरे फ्लोर की सफाई करने में। जितने कर्टन्स भीगे थे उसका भी पूरा मुआवजा वो खुद ही अपने हाथों से भरती है, क्योंकि एक और कमांड मिल गया था कि इस सारे कर्टन्स को भी हटा करके दूसरे कर्टन्स लगाने पड़ेंगे। उन्हें गीले कर्टन्स नहीं चाहिए अपने कमरे में। सारा काम करने के बाद फाइनली वो थोड़ा सा थक गई थी, और वैसे भी सुबह से लेकर के उसने ठीक से कुछ खाया भी तो नहीं था। पहले भी उसे कोई ठीक से खाना नहीं मिलता था, लेकिन अब तो वो और ज़्यादा वीक पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ उसे डर भी कुछ ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो उसे संभालने के लिए उसके पापा भी नहीं थे। सब कोई अनजान था और सब लोग उसके साथ कुछ अजीब ही तरीके से बिहेव कर रहे थे, सिवाय यहाँ पर एक अडल्ट के, जो कि शोभा जी थी। इस पूरे परिवार में वाकई वैष्णवी के आने से किसी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा था तो वो सिर्फ शोभा जी ही थी। वो चुपचाप थोड़ा देर जा कर के अभी सोफा पर बैठने वाली होती है, लेकिन तब तक एक और ऑर्डर मिल गया था उसे। इस बालकनी के दरवाजे को तुरंत बंद करो, दोबारा से फ्लोर सारा गीला हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई तो दे रहा था उसे, लेकिन जो दरवाज़ा इतने हट्टे कट्टे शख्स से बंद नहीं हुआ, क्या वो उसके नाजुक हाथ से बंद हो पाएगा? जानते तो थे ये बात मिस्टर देशमुख भी, इसी वजह से तो ऐसा काम दिया था उसे कि रात भर वो फिर से भीगती रहे। न जाने क्या दुश्मनी थी उससे। वो बेचारी जाकर के अब अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए लगातार बालकनी के दरवाजे को बंद करने में लगी हुई थी, लेकिन उसकी सारी एनर्जी जो बार बार पूरी तरह से नाकामयाब हो जा रही थी दरवाजे को बंद करने में। बौछार अभी भी आ रहा था, जिसकी वजह से उसके कपड़े फिर से भीग रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एक और बार वो महादेव का नाम लेते हुए खुद में पूरी शक्ति भरते हुए कहती है, ओ महादेव, बंद करवा दो। और ये बात उसने थोड़ी तेज चिल्ला कर बोली थी, जिसकी वजह से उसकी बेवकूफ़ियत भरी आवाज़ उस बगल में बैठे शख्सियत को भी सुनाई दे गई थी, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। कानों में हेडफोन लगा करके वो अभी भी अपने काम में मस्त थे। जैसे उन्हें दिखती है वैष्णवी, जो दोबारा से आकर के उनके ठीक थोड़ी दूर पर बैठने वाली है, सामने के रखे एक सोफा पर वो बगल में देखे थे बालकनी का दरवाज़ा बंद हो गया है। बड़ी शर्मनाक बात थी उनके लिए। उनके हाथों से तो नहीं बंद हुआ, इसके हाथों में क्या इतनी ताकत आ गई? उन्हें तो ऐसा लगा था कि ये रात भर यही करती रह जाएगी और वो उसे परेशान देख करके सुकून में रहेंगे, लेकिन इस लड़की ने तो ये भी काम कर दिया। अब वो उसे और क्या ही काम देते। उस पर थोड़ी सी दया खा करके वो अब अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे थे। रात भर वो लड़की जो बस एक सोफ़ा पर बैठे बैठे क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए अपने सर के नीचे लगा थी और वहीं चुपचाप बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस वक्त मुदित के ठीक पीछे पीछे लग गई थी और उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, भाई सुबह हो गई, चाचू जिम के लिए बाहर निकलेंगे, मेरे कमरे में आएंगे, मुझे अपने कमरे में नहीं रहना, मार पड़ेगी, आप प्लीज़ छुपा लो ना मुझे कहीं। जो सुनते ही मुदित उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा था वो गाना बजाने के लिए। अच्छा, अब मैं तुझे बचाऊं, और वो किस खुशी में? मैंने कहा था वो गाना बजाने के लिए, हाँ? और तेरे दिमाग में इतनी गंदी गंदी बातें आती कैसे हैं बेटा? ये आपकी वजह से आती हैं। आपने ही तो सिखाया ये सब कुछ मुझे, और मैं क्या करती? मम्मा भी तो हमारे साथ थी ना। ये सुनते ही वो अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, चाची भी बहुत बदमाश हो गई हैं। खैर कोई बात नहीं, हम चाची से मदद मांगते हैं, वो शायद हेल्प करते हैं हमारी। दोनों बच्चे शोभा जी के पास गए थे दौड़ करके, जो कि इस वक्त अपने कुछ काम में लगी हुई थी। वो किचन से ज़्यादा बाहर के कामों को देखती थी। ऑफिशियल काम में उनका ज़्यादा मन लगता था, और किचन में वैसे भी इतने सारे मेड्स होते थे कि काम करने की उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दोनों बच्चों को इस तरह भागता अपने पास आकर के देखते हुए वो उन दोनों को रोकते हुए कहती हैं, आराम से बात कर रही हूँ मैं किसी से, 2 मिनट रुको, मीटिंग ख़त्म करके आती हूँ। जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है, दोनों बच्चों की शिकायत सुन रही थी वो। एक तरफ मुदित लगातार जिया को दोषी ठहरा रहा था और वहीं जिया जो कि मुदित को। तभी जिया अपनी मम्मा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप भी बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरी गलती है क्या? मैंने तो आपके कहने पर ही सब कुछ डेकोरेट किया था ना। और वैसे भी उन लोगों का तो आज वेडिंग नाइट है, तो ये सब तो उन्हें करना ही चाहिए। अब मैंने तो बस सॉन्ग चूज़ किया था, बजाया तो भाई नहीं था ना, और आपने भी तो परमिशन दी थी इसके लिए। मम्मा, मारेंगे तो नहीं चाचू हमें? उसका इतना पूछना हुआ था कि तभी ज़ोर से बाहर से आवाज़ आती है, जिया। की आवाज़ इतनी कड़क थी कि बस उसका हाथ एकदम से सुन्न पड़ गया था, और वो अपनी मम्मा का हाथ ज़ोर से पकड़े हुए कहती है, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे बाहर,
चाचू मारेंगे, कुछ करो ना। मम्मा चलो ना आप भी। शोभा जी जो अपने पल्लू से अपने पसीने को पोंछते हुए कहती हैं, चलो सब साथ में सुनते हैं, गलती तो तीनों ने की है ना, चलो। ये आवाज़ सुनकर के सिर्फ ये 3 लोग नहीं बल्कि बाकी के परिवार के सदस्य भी अब आ गए थे। पूरा खानदान ही यहाँ पर आकर हॉल में इकट्ठा हो गया था। श्री, संगीता जी, यहाँ पर साथ ही शोभा जी के पीछे छुपी हुई जिया और साथ ही मुदित जो कि इधर उधर देख रहा था। तभी विनय जो कि अपने हाथ में बड़ा सा बैट जो कि उसके साइज से भी बड़ा था उसे लेकर के बाहर निकलने वाला था, लेकिन तब तक मुदित उसे भी खींच लेता है कि जब सब लोग यहाँ पर हैं तो ये भी यहाँ पर रह करके थोड़ी बहुत डांट सुन ही ले। श्री जी के 2 असिस्टेंट भी यहाँ पर मौजूद थे, कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर थे जो कि कुछ बिजनेस मीटिंग के वजह से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो लोग एडी के सामने नहीं बल्कि थोड़े दूर पर खड़े थे कि उनकी नज़र से बच कर ही रहें, वरना खामखा आए हुए एम्प्लॉयज़ भी सुन ही जाते। तभी संगीता जी हिम्मत करते हुए कहती हैं, क्या बात है, सब सब ठीक है, अचानक से इतनी तेज़। तभी वो उनकी तरफ एक बार देखते हुए कहते हैं, जितना जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। कल रात में लाइट कैसे गई थी? देशमुख मेंशन में लाइट तो नहीं जाती। और ये बोलते हुए वो शोभा जी की तरफ देख रहे थे। शोभा जी बड़ी चुलबुली सी प्यारी सी थी और वो अपने प्यारे से देवर की हर बात मानती तो थी, लेकिन साथ ही उन्हें तंग भी बहुत करती थी। छोटे भाई की तरह मानती थी वो उन्हें। वो जिया की तरफ देखकर कहती हैं, हमारे यहाँ भी गई थी, पता नहीं कैसे कमरे से अचानक लाइट ही चली गई, बहुत डर गए थे हम लोग, है ना जिया? तभी मुदित भी उनके झूठ में सहारा देते हुए कहता है, हाँ चाचू, मेरे भी कमरे में चली गई थी। मैं तो उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मेरे यहाँ भी लाइट चली गई थी सच में। तभी विनय कहता है, कब गई थी लाइट? मैं तो रात भर जगा हुआ था, लाइट तो नहीं गई थी, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। पैकेट बड़े धमाके के कंधे पर जोर से मुदित अपना हाथ दबाते हुए कहता है, चुप हो जा वरना इसी बैट से तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तभी आराम से वो जाकर के काउच पर बैठते हुए कहते हैं, तब वो खुद मेरे सामने आ जाए, अगर मैं पता करने पर आया ना तो सबकी खैर नहीं होगी यहाँ पर। बताइए भाभी जी, आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं, ये कमरे को डेकोर करने का किसका आइडिया था? जिया धीरे से अपनी माँ के पीछे से हटते हुए कहती है, मेरा आइडिया था चाचू, वो मैंने सोचा कि चाची को अच्छा लगेगा इसलिए। मिसेस वैष्णवी देशमुख, ये से ही गूंजी थी। वैष्णवी धीरे धीरे अपने साड़ी को संभालते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। बेचारी एक तो वैसे भी रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, ऊपर से इतने सुबह सुबह उसे उठा दिया गया था। वो नीचे की तरफ पहुंचती और अपने हाथों को सामने की तरफ बांधे हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी एक ऑर्डर सबके कानों में गूंज जाता है, पर मेड रहेंगे मगर काम सारा मेड का तुम करोगी। ये क्या बात हुई? कोई अपनी वाइफ को इस तरह से नौकरों वाली हरकतें करने के लिए कैसे बोल सकता है? लेकिन कुछ तो अजीब ही था इस इंसान में। वो कुछ भी करते तो सबको मानना भी पड़ता और उनकी हर बातें सबको अजीब ही लगती थी। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन वैष्णवी ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उसका भी घर कुछ इतना ही बड़ा था लगभग, और उसे भी अपने घर में पूरी तरह से सफाई वगैरह करनी होती थी, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए तो नॉर्मल थी। लेकिन जिया, मुदित, शोभा जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इवन विनय तक को भी अपनी आंखों में अजीब सी नमी महसूस हो गई थी कि चाची इतने प्यारे प्यारे हाथों से इतना सारा काम, जो कि वो तो सिर्फ 4th क्लास का स्टूडेंट था। वो थोड़े गुस्से में खड़े होकर के अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए वैष्णवी के ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, समझ में आए ना बात? तुम आज से किचन और यहाँ के पूरे मेंशन की डस्टिंग अपने हाथों से करने वाली हो, और दिन में 3 बार तुम्हें नहाना है, ये भी बात याद होनी चाहिए। आई अपनी लाइफ में डर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सब कुछ बहुत ही क्लीन, क्लियर और खूबसूरत होना चाहिए। ये बोलकर के उन्होंने उसे किचन में जाने का इशारा कर दिया था। वो किचन में चली गई थी और वहीं दूसरी तरफ अब मिस्टर एडी धीरे धीरे करके शोभा जी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिससे वो चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती हैं स्टैचू बनकर, कि आखिर उनके लिए कौन सा नया पनिशमेंट आने वाला है। वो चुपचाप बस अभी अपनी नज़रों को उठा करके उनकी तरफ देखी थी कि तब तक मिस्टर एडी की नज़र जिया पर पड़ती है। वो उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ करके पीछे से शोभा जी के पीछे से उसे निकालते हुए कहते हैं, तुम्हारी बदमाशी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है ना? चाची को अच्छा लगेगा इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब की थी कल रात में, और आज आपकी कोई मीटिंग थी,
कैंसिल हो रही है वो। आपको भी पता चलना चाहिए कि लॉस का मतलब क्या होता है, और स्पेशली मेरे काम में अगर कोई लॉस करवाने के बारे में सोचे भी तो उसका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। रात में जो भी हरकतें हुई हैं ना, आइंदा से होनी नहीं चाहिए वो। जिया तुरंत अपने चेहरे को हाँ मिला दी थी, लेकिन इतनी आसानी से उसके चाचू उसे छोड़ने नहीं वाले थे। कमरे में उसे आज दिन भर चुपचाप बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का टास्क मिल गया था। जितने क्वेश्चंस इस वक्त उसके ठीक सामने रखे हुए थे उसका तो पूरा सर चकरा रहा था, लेकिन अब पनिशमेंट मिली थी तो झेलना तो पड़ता है। पूरे मेंशन में तहलका मचाने के बाद सबको घूरते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गए थे। वो भी जाते जाते वो किचन के मैनेजर को समझा दिए थे, मेरे ब्रेकफास्ट, मेरे डिनर और मेरे लंच का स्लिप उनके पास होना चाहिए। हर दिन मैं क्या खाना प्रेफर करता हूँ, मुझे क्या खाना पसंद है, किस चीज़ों से मुझे एलर्जी है, उसका लिस्ट बना करके उसके हाथों में थमा दो। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में होना चाहिए, वरना तुम तो यहाँ से निकलोगे उसका भी बुरा हश्र होगा। बस वो मैनेजर अपने सर को हाँ मिला करके किचन में भाग गया था। उनके